Good evening, Parishmita. Good evening to everyone, and welcome to today's biology class. Good evening. मैं आपको एक चीज पूछता हूँ. Just 1 minute. स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ক্লাস টু স্টার্ট হওয়ার আগত তোমালোকক এটা কথা সুধিব আছে. জাস্ট গিভ মি 1 minute. मेरी जीत मेरे जो मेरे हो मेरे जो मेरा गम. स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? इज द स्क्रीन विजिबल प्रॉपरली? एक बार रिप्लाई कर दीजिए, देन वी विल स्टार्ट. ओके. सपोज आपके सामने सपोज एक सिचुएशन आता है कि आपको 3 लोग मिलते हैं. सपोज अभी आपका एज 25 से 30 तक होगा सबका. आई एज्यूम 30 या फिर 35, मैक्स टू मैक्स 35, उससे ज्यादा तो नहीं होगा. सो अगर आपको सपोज आप इमेजिन करो कि आपको एक 25 years का एक लड़का आपसे पैसा मांग रहा है. ठीक है, मतलब यू नो हिम और हर फॉर सम टाइम, और वो आपसे पैसा मांग रहा है. ठीक है, बट उतना भी गहरा दोस्ती नहीं है कि मतलब आप 5-10 हजार रुपए आप उसको दे सकते हैं. ठीक है. और सेकंड केस में अगर सेम सिनेरियो में इमेजिन कीजिए कि आपसे एक बुढ़ा इंसान मांग रहा है जिसको आप सेम ड्यूरेशन के लिए जानते हैं. ठीक है, आप यू हैव टॉक टू दैट पर्सन फॉर अराउंड, आपने आधा महीना बात किया है, 15 days. 15 days से जानते हैं आप उसको, उतना भी ज्यादा नहीं, कभी कभी बात होता है. तो आप किसको ज्यादा ट्रस्ट करेंगे? उस बुढ़े इंसान को ज्यादा ट्रस्ट करेंगे या फिर आप अपने एज के इंसान को ज्यादा ट्रस्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? কাক বেশি ट्रस्ट কৰিব পাৰি, पैसा লৈ? मनी और एनीथिंग, आपसे कोई अलग चीज का हेल्प भी मांगा होगा सपोज. सो विल यू ट्रस्ट दैट ओल्ड पर्सन or will you trust the one who is of the same age as you? কাক ट्रस्ट करिबा তুমি? जल्दी बोलो यार, क्लास भी स्टार्ट करना है. मैं तो बूढ़ा जनों की বিশ্বাস করিম. ओल्ड मैन नो. ट्रस्ट किसी पे भी किया जा सकता है, बस ट्रस्ट. अरे वो तो यार डायलॉग मार दिया. सेम एज, वेरी सेम एज का आदमी पे हमेशा ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए. आजकल का जो दुनिया है ना, गुड इवनिंग मुंदीप, हो सकता है मैं गलत हूं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जनरली क्या होता है, फॉर ऑल द पीपल, आप लड़के हो या लड़की हो, ऑलवेज सेम एज के लोगों को ज्यादा ट्रस्ट करो. ठीक है, क्योंकि हमसे जो लोग बहुत ज्यादा बड़े हैं ना, और वो लोग हमसे दोस्ती करने का भी एक रीजन हो सकता है. देयर सम मे बी सम सेल्फिश रिक्वायरमेंट. बट जो इंसान आपके एज का है, मतलब नॉट सेम एज, ठीक है, मे बी 10, 7, 8 साल का गैप हो सकता है, बट जनरली दुनिया में ऐसा होता है कि उनको ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए जो आपके एज का है या फिर आपसे 5-6 साल गैप में रहता है. ठीक है, नहीं तो आप खुद इमेजिन कीजिए, कोई इंसान अगर बहुत बुढ़ा है, वो आपसे दोस्ती क्यों करेगा?
ठीक है, वो बात है। सो जिन जो लोग ने थोड़ा सा ये सब एक्सपीरियंस किया होगा, यू विल नो दिस, एंड इफ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड, आई थिंक एक्सपीरियंस से ही सबको सीखने मिलता है। ठीक है, मेरे साथ अभी रिसेंटली एक चीज हुआ, तो उससे मैं बोल रहा हूँ ये कि किसी को ट्रस्ट तो ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा भी इफ यू ट्रस्ट समवन, यू शुड मेक श्योर कि वो इंसान आपके एज के अराउंड ही है, मतलब ठीक है, ज्यादा बड़े लोगों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का दिमाग चला गया है, उनका अभी उतना वो नहीं है। अभी हमारा टाइम है, अभी हमारा एज है, हमारा जनरेशन है, ठीक है, और वो लोग आपके साथ अगर कुछ करेंगे, देन दे विल ऑब्वियसली हेल्प सम अदर इंटेंशन। या ओल्ड इज डेंजरस बट नॉट डेंजरस नहीं है, मतलब दे विल हैव सम इंटेंशन, अदरवाइज यू थिंक कि एक बुढ़ा इंसान आपसे क्यों दोस्ती करेगा? ओके, उतना बुढ़ा नहीं, सी द पीपल हु आर टू ओल्ड, जो लोग चल भी नहीं सकते, दोज हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव ऑल्सो, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, दे आर गुड, वो लोग तो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 40 से 50-55 वाले लोग हैं ना, उनके बारे में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो जस्ट एक बात शेयर करने का मन था, इसलिए शेयर कर दिया। ओके, ये वाला चीज मैं रिकॉर्डिंग से हटा दूंगा नहीं तो फिर इसको लेके फिर और पता नहीं। ठीक है, चलो, सो लेट्स बिगिन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, नेवर ट्रस्ट तो इजीली नहीं करना चाहिए, यू शुड टेक इनफ टाइम टू ट्रस्ट ए पर्सन, बहुत टाइम लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर आपको फुल्ली ट्रस्ट करना है किसी को, आप 1 साल तो ले लो मिनिमम, उससे पहले कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, सी देखो, स्टेप्स इन डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन मतलब आपने खाना खाया, वो खाना आपके बॉडी के अंदर से मूव होगा, फिर वो खाना डाइजेस्ट होगा। खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, बॉडी के अंदर जो खाना है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जस्ट 1 more minute। ओके, सो ये होता है फंडा कि क्या है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब आपने खाना खाया, ये देखो मुंह से खाना खा रहा है, ये यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन मतलब जो हमने खाना अंदर डाला, उसके बाद खाना अंदर जा रहा है, डाइजेस्ट हो जाएगा। कैसे डाइजेस्ट होता है, वी विल सी। डाइजेशन का डेफिनेशन देख सकते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड केमिकल डाइजेशन। ठीक है, मतलब जो खाना जो अंदर जाता है वो डाइजेस्ट होना, मतलब क्या है कि वो तो एक तो हजम हो जाएगा, मतलब जो आप खाओगे वो और फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, जो आप इजीली आपका बॉडी एक्सेप्ट कर सकता है। अभी आप चिकन खा रहे हो ना, तो आपका बॉडी चिकन को हजम नहीं करेगा, उसमें जो प्रोटीन है उसको ब्रेक करेगा, उसमें जो स्टार्च है उसको ब्रेक करेगा, प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा, फैट्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा सब्सटेंस बनाएगा जो आप हजम कर सकते हो। उसमें और एक चीज है कि आप जो भी खाना खाओगे उसमें से जो भी अच्छा चीज निकलेगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, उसी तरह हमको एनर्जी मिलता है। एनर्जी कैसे मिलता है? खाने से ही मिलता है ना। आप खाना खाओगे, वो खाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेशन। फिर होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब आप जो खाना खाओगे वो जो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसको जाना पड़ेगा ना। ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएगा, फिर सेल्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, वैसे करके होता है। तो वो होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब आपके बॉडी में जो खाना एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन मतलब आप एनस या फिर आपका जो भी, मतलब जैसे ही यूरिन या फिर स्टूल के थ्रू आप खाना को बाहर निकाल देते हो। ठीक है, खाना मतलब क्या? खाना को नहीं निकलते, वी रिमूव द वेस्ट मटेरियल्स, हम लोग वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल देते हैं। ओके, चलिए, तो इसके बाद ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम कॉपी पेस्ट किया है इंटरनेट से इसको देख लो एक बार। ये है आपका माउथ, ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे? सलाइवा रिलीज करेंगे। माउथ से खाना खाओगे आप, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करेंगे, वो खाने के साथ मिक्स होगा। फिर ये जो है यूसोफेगस, यूसोफेगस इज नथिंग बट इट इज द फूड पाइप। ये फूड पाइप है, ये लिख लेना आप लोग। ठीक है,
यूसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। खाना आप मुंह के अंदर डालोगे, सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ खाना मिक्स होगा, फिर अंदर जाएगा यूसोफेगस फूड पाइप, फिर फूड पाइप से नीचे जाके खाना जाएगा पेट के अंदर। ठीक है, पेट के अंदर जाएगा। पेट के बाद से क्या क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट। पहले यहां तक समझ लो कि माउथ से हमने खाना क्या किया? इंजेस्ट किया, इंजेशन। यहाँ पे इंजेशन हुआ, सैलिवरी ग्लैंड्स के साथ मिक्स हुआ, सॉरी सलाइवा के साथ, और फूड पाइप के थ्रू गया खाना। कहां पे जाएगा? पेट में जाएगा। पेट के बाद से क्या होगा वो देखिए। स्टोमक में 3 टाइप का जूस होता है, जिसको कंबाइंड हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक है, जिसको कंबाइंड हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl रहता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस रहता है। म्यूकस एक स्टोमक जो होता है ना, ये हमारा स्टोमक सपोज एक लाइनिंग होता है म्यूकस का। स्टोमक के चारों तरफ एक म्यूकस का लाइनिंग होता है। ठीक है, और वो म्यूकस का लाइनिंग क्यों रहता है? ताकि स्टोमक ज्यादा एसिडिक ना हो जाए। ये जो म्यूकस और HCl है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है, एक दूसरे के साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको क्यों चाहिए? क्योंकि जो वो मैं वो समझाता हूँ, जस्ट मिनट। म्यूकस का पहले से देख लो। म्यूकस क्यों चाहिए? म्यूकस इसीलिए चाहिए क्योंकि जो HCl आपके स्टोमक में है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो दैट ये वाला लाइनिंग हमेशा प्रोटेक्ट करेगा आपका स्टोमक को। ज्यादा एसिड हो गया तो आपका पेट में एसिडिटी हो जाएगा ना। ठीक है, तो वो इसीलिए म्यूकस हमेशा प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन्स को तोड़ने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन्स जो आप खाओगे उसको तोड़ने में हेल्प करता है। और जो पेप्सिन है ना, वो हमेशा HCl के प्रेजेंस में ही काम करेगा। पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। ठीक है, तो वो HCl के प्रेजेंस में ही काम करेगा। सो ये फंक्शन है तीनों का। फंक्शन नहीं, जरूरत नहीं है, जस्ट मेरा बात सुन लो, आपको उतना समझ में आ जाएगा। तो खाना अभी स्टोमक से निकल गया, स्टोमक से कहां जाएगा? डुओडेनम में। डुओडेनम एक ऐसा टाइप का होता है, जैसे कि ये है ना, इसका डायग्राम एक्चुअली ऐसा होता है। जस्ट 1 मिनट में इसको मिटा देता हूं। ये जस्ट जस्ट 1 मिनट। हाँ, सी, ये हो गया आपका, ऐसा स्टोमक रहता है, ये ऐसा बड़ा सा स्टोमक। फिर यहां पे जाके ये डुओडेनम रहता है, ये वाला। यहाँ पे लीवर भी अपना जूस फेंकता है, यहाँ पे लीवर रहता है सामने। ठीक है, तो लीवर से जूस आता है, और यहाँ पे पेनक्रियस भी रहता है, तो पेनक्रियस से भी जूस आता है। लीवर से जो जूस आता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, बाइल। ये जो बाइल है ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसको याद रख लेना। बाइल जो है ये फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रिएटिक जूस एक सिंगल जूस है जिसमें और भी अलग अलग एंजाइम रहते हैं, वो हमको नहीं चाहिए। उसमें ट्रिप्सिन है, फिर और एक लाइपेज भी है, तो वो सब नहीं जानना है। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। लीवर, ये सिर्फ समझ लो कि लीवर जो होता है वो बाइल छोड़ता है, और पेनक्रियस जो होता है वो पेनक्रिएटिक जूस छोड़ता है, जो खाने में मिक्स होता है। फिर खाना चला जाता है किसमें? डुओडेनम में। डुओडेनम क्या है? ये वाला चीज, ये जो मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर से समझाया। ये अगर आपका स्टोमक है तो ये आपका डुओडेनम है। मैं डुओ लिख रहा हूं, ठीक है, ये डुओडेनम है। तो खाना फिर डुओडेनम से कहां जाएगा? डुओडेनम से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हमारा खत्म हो जाता है। ये एंड पॉइंट है, दिस इज द एंड। ये एंड है डाइजेशन का। ठीक है, एंड डाइजेशन कैसे होगा? आप जो भी खाओगे वो, मैंने बोला था इसके स्टार्टिंग में ही कि आप जो भी खाओगे वो फाइनर पार्टिकल्स में अंदर जाके ब्रेक होता है। जैसे कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं हम खाने में, तो वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है। प्रोटीन्स ब्रेक होता है एमाइनो एसिड्स में। एमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है क्लास 12 में तो आपको याद होगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद है किसी को? एनीवन? जो एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर से प्रोटीन बनता है, किसी को याद है ये चीज? देखो यार, मैं तो आपसे पहले पास आउट हुआ हूं, अभी मुझे थोड़ा सा पिक्चर याद है, आप लोगों को याद नहीं है? साइंस तो पढ़ा होगा ना बहुत लोगों ने। प्रोटीन का स्ट्रक्चर भूल गए? एमाइनो एसिड से ही तो बनता था प्रोटीन, बड़ा सारा एमाइनो एसिड रहता था, वैसे बनता था। ठीक है, छोड़ो। तो उसके बाद फैट्स किस में डाइजेस्ट होता है? फैट्स डाइजेस्ट होता है फैटी एसिड्स में। ये सारा डाइजेशन कहां पे होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ। ये सारा डाइजेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डाइजेशन, और डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। उसके बाद जो ये सब बन गया ना, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इन सब चीजों का क्या होगा, इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन याद है ना, ऊपर था, ये देखो, ये एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। फिर जो जो चीज आपको चाहिए, जैसे कि हमारा जो ब्लड होगा वो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकाल देगा, और उसके बाद जो भी बाकी फंक्शन हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म हो जाता है। ইজ ইট ক্লিয়ার? সবাই বুঝি পাইছা ন ইমানটো? আজি মই অলপ স্লোকেই বুজাই আছো বাৰু। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? ক্লিয়ার है ना? ঠিক है। যোনে যোনে আজি ফার্স্ট টাইম চাইছা তোমালোকে বুঝি পাইছা ন? यस, ओके। सी बायोलॉजी में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% गारंटी। आप ये पढ़ लो, मैं आपको विद टाइम एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मतलब मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो उससे हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है कहां से? हमारे मुंह से, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद फूड पाइप से खाना जाएगा कहां पे? स्टोमक में। स्टोमक में 3 टाइप का चीज है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं कंबाइंड। उसमें क्या है? पेप्सिन है, HCl है और म्यूकस है। वो सब चीज में खाना जाके फिर खाना जाएगा हमारा डुओडेनम में। डुओडेनम में क्या होगा? लीवर अपना बाइल जूस छोड़ेगा और पेनक्रियास अपना पेनक्रिएटिक जूस छोड़ेगा। उसके बाद वो खाने के साथ मिक्स होके फिर खाना चला जाएगा कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे डाइजेशन खत्म हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जो एंजाइम्स है वो लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करेंगे, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में, और फैट्स को फैटी एसिड्स में। तो वैसे हमारा डाइजेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हम सांस लेना, सांस छोड़ना, और एक चीज है जिसमें क्या होता है कि व्हेन वी टेक ब्रीथ इन ऑक्सीजन, তেতিয়া কি হয়, আমি যোনটো অক্সিজেন ইনহেল কৰো না, সেই অক্সিজেনটো আমাৰ খানা যোনটো আমি খাওঁ সেইটোৰ লগত মিলি কিনে कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है, जो खाना होगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी तरह से हमको एनर्जी मिलता है, इसीलिए हमको खाने से एनर्जी मिलता है। बिकॉज खाना और ऑक्सीजन का इक्वेशन, मतलब सॉरी इक्वेशन क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन होता है पेट के अंदर। ठीक है, सॉरी पेट के अंदर नहीं, जो भी सेल्स है उसके अंदर, जहां पे आपको चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली क्या है, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो इट इज इनहेलिंग ऑक्सीजन, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी, एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनेरोबिक। नाम से ही पता चलता है, एरोबिक में एयर है, एयर मतलब हवा, मतलब ऑक्सीजन। तो एरोबिक कहां होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनेरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट्स में कभी कभी किसी किसी प्लांट में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो ऑक्सीजन उसमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, बट ज्यादातर में ऑक्सीजन चाहिए। तो जिसमें, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन समझाऊं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तभी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी इज रिलीज्ड हियर। यहां से ही एनर्जी रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी रिलीज होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से अगर एनर्जी रिलीज होगा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ही रिएक्शन होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और एज ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होता है। एनर्जी कम के प्रोड्यूस हो बिकॉज ऑक्सीजन নাই কমপ্লিটলি যোনটো হেৰি হয়, যোনটো ব্ৰেকডাউন হয় সেইটো কমপ্লিটলি হ'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, যোনটো ব্ৰেকডাউন হয় সেইটো কমপ্লিটলি হ'ব নোৱাৰে, এজ অক্সিজেন নাই, পাৰ্शियल ব্ৰেকডাউন হয়, সো গোটেই বস্তুটো এনার্জিত কনভার্ট নহয়। एनेरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होता है? ईस्ट में होता है, ईस्ट।
ईस्ट में जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, इस एनेरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, साथ में एल्कोहल भी है। ठीक है, रिमेंबर दिस, एनेरोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है उसका बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और एल्कोहल भी है। इसीलिए एल्कोहल बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वहां पे हम लोग शुगर केन या फिर ग्रेप्स को एनेरोबिक रेस्पिरेशन से ही हम एल्कोहल बनाते हैं, और एल्कोहल बनाने के प्रोसेस में ईस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? बिकॉज ईस्ट होने से ही विदाउट ऑक्सीजन वी कैन प्रोड्यूस एल्कोहल। ठीक है, ईस्ट का अगर रेस्पिरेशन होता है ना तो उससे ही एल्कोहल थोड़ा थोड़ा निकलता है, वो फर्दर केमिकल प्रोसेस से उसको इंक्रीज किया जाता है, दैट इज वो हमारा कंसर्न नहीं है। बट आपको ये समझना है कि एनेरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ भी नहीं था, नॉर्मल चीज। उसके बाद मेन चीज में आते हैं जो कि है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन का मीनिंग मैंने समझाया। रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब है यू इनहेल ऑक्सीजन, आप जो खाना आपके अंदर रहेगा वो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद उस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और हमको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, और रेस्पिरेशन को अभी हम समझेंगे। लेट्स सी, ये देखिए, ये डायग्राम, आई थिंक इट इज फुल्ली विजिबल टू यू। जस्ट 1 मिनट, इसको अगर मैं हटा सकता ना। हाँ, देखिए, तो ये हमारा नेजल पाइप है, ये जो मैं अभी ग्रीन से मार्क कर रहा हूं ये, और ये हमारा माउथ का होल है, मुंह का। ये नोज से हम सांस लेंगे और ये माउथ से तो खाना खाने वाला है। तो ये जो सांस यहां से जाता है, मतलब ये विंड पाइप हमारा स्टार्ट होता है। ये वाला पार्ट जहां पे हमारा फूड पाइप और हमारा विंड पाइप मीट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स नीचे आता है, वो कनेक्ट होता है हमारा वोकल कॉर्ड के साथ। ये हमारा वॉइस बॉक्स है, दिस इज आवर वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं लेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या हुआ? फेरिंग्स मतलब जो हमारा माउथ का होल है और नोज का होल है, वो जहां पे कनेक्ट होता है, दैट इज द फेरिंग्स। उसके बाद आता है जो वॉइस बॉक्स, दैट इज द लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद आता है हमारा विंड पाइप। ये जो ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया इज नथिंग बट आवर विंड पाइप। ये हमारा विंड पाइप है। विंड पाइप से हमारा सांस अंदर जाएगा, यहां से अंदर जाके फिर यहां पे ब्रांच आउट होता है। देखो, यहाँ एक थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा। ये जो ब्रांच आउट हो रहा है, ये जो चीज है, जो ब्रांचेस बनाए हुआ है, जो मैंने देखो ग्रीन कलर से पूरा शेड कर दिया इसको, इस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। BRONCHI, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्रोंकाई से अंदर जाके ये सब ऐसे ऐसे जाके फिर और ब्रांच आउट हो रहा है। देखो, फिर से ब्रांचिंग हो रहा है। देखो, यहाँ पे फिर डिवाइड हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे फिर डिवाइड हो रहा है इस जगह पे। ये जो डिवाइड हो रहा है, छोटा छोटा डिवीजन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकायोल्स। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है डायग्राम में, यहाँ पे ब्रोंकाई लिखा है, बट ये एक्चुअली है ब्रोंकायोल्स। ठीक है, ये डिवीजन को बोलते हैं ब्रोंकायोल्स। यहां से जाके फिर देखना, स्ट्रक्चर एक ऐसा क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको मैं अभी गोल करके बना रहा हूं। ये वाला, ये वाला, ये गोल, ये जो गोल है ना, इसको हम बोलते हैं एल्वियोली। यहां पे लिखा है, देखो, ये रहा एल्वियोली। ये एल्वियोली मेन चीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन चीज है। क्यों? क्योंकि इससे ही जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स होगा। हमको एक्चुअली, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स से तो फिर ब्लड में जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ब्लड में कहां से जाएगा? वो जाएगा इस एल्वियोली से, बिकॉज दिस जो एल्वियोली है, दीज आर ब्लड वेसल्स ओनली। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स ही है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां तक आगे जो है उसको हम आगे, मतलब आगे पढ़ेंगे। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। इफ एनीबडी वांट्स मी टू रिपीट, एक बार बता दो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। टेल मी इफ यू वांट मी टू रिपीट, देन टेल मी, अदरवाइज आई कैन मूव फॉरवर्ड।
टेल मी, बुझी पाइसा ना सोवे, सबको समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? एक बार तो बोल दो यार, फिर आगे। ओके, ठीक है। तो ये हो गया, सांस अंदर जा रहा है। फिर ये यहाँ पे फेरिंग्स लेरिंग्स क्या है, इसका मैंने डेफिनेशन आपको नहीं दिया है। मेरे हिसाब से डेफिनेशन चाहिए भी नहीं, क्लास देख के आप अपना लोकल लैंग्वेज में लिख लेना क्या है, ठीक है? डेफिनेशन वगैरह ऐसे भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा। तो फिर से देखो, यहाँ पे ये मीट हो रहा है जहां पे, वो हो गया फेरिंग्स। फिर नीचे आ गया लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, फिर आ गया ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप। फिर ब्रांच हुआ कहां पे, ब्रोंकाई। फिर और ब्रांच हुआ कहां पे, ब्रोंकायोल। फिर लास्ट में गया एल्वियोली। एल्वियोली में जो है ब्लड वेसल्स होता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है। एक चीज है जो मैं आपको बोल देता हूं, ये जैसे आपका, ये सपोज आपका फुट पाइप है और ये आपका विंड पाइप है, ठीक है? विंड पाइप तो लंग्स में चला जाता है, सिमिलरली फुट पाइप स्टोमक में चला जाता है। बट एक जगह पे जहां पे दोनों मीट हो जाता है ना, जहां पे दोनों मीट हो जाता है, ये वाला जो हमने फेरिंग्स बोला, तो ऐसा हो सकता है कि सपोज आप खाना खा रहे हो, आप जो खाना खाते हैं वो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता है? इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि फेरिंग्स के ऊपर एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है ऐसा। तो जब भी आप खाना खाओगे ना, जब आपको यहां से फूड आएगा, तो ये प्लेट जो होगा ये विंड पाइप के ऊपर बंद हो जाएगा। ये जो प्लेट होगा ये विंड पाइप के ऊपर बंद हो जाएगा, तो खाना आपका फूड पाइप से पेट में चला जाएगा। जब भी आप सांस लोगे ना, तो ये प्लेट जो होगा ये फूड पाइप के ऊपर बंद हो जाएगा, तो आपका सांस जो होगा वो विंड पाइप से लंग्स में चला जाएगा। इसीलिए देखना, जब भी आप खाना खाते खाते आप बात करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम होता है चेस्ट, मतलब देखना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वेन एवर यू ईट फूड एंड यू ट्राई टू टॉक, थोड़ा सा देखना प्रॉब्लम होता है, वो इस वजह से होता है, ठीक है? बिकॉज देर इज ए प्रोटेक्शन, आपको मिक्स होने नहीं देता है वो चीज। ये एक डायग्राम है, आई वांट, यहाँ पे एक होमवर्क मैं लिख के दे रहा हूं, यहाँ पे होमवर्क कर लेना। इस पे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना कि कौन सा फेरिंग्स है, कौन सा लेरिंग्स है। ये जैसे मैं बोल देता हूँ, ये हो गया आपका विंड पाइप, ठीक है? ये सब थोड़ा सा देख लेना, नॉट इंपॉर्टेंट, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिस्टम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिए, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। वो कहां से जाता है, क्या जाता है, उसमें ऑक्सीजन कब होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कब ज्यादा होता है, उसमें ऑक्सीजन कब ज्यादा होता है, और उसके साथ क्या होता है, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किसने किया था? विलियम हार्वी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम। विलियम हार्वी ने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास चार चीज होता है। एक तो हमारा हार्ट जो कि मेन है। हार्ट कितना चैम्बर का होता है? एनीवन? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ए ह्यूमन हार्ट? कितना चैम्बर है गाइस? चार। बाकी सब लोग भूल गए क्या? करेक्ट, चार चैम्बर है हमारे हार्ट में। ह्यूमन हार्ट में चार चैम्बर है, सारीटा चैम्बर है, ठीक है? तो हार्ट एक चीज हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। दूसरा हो गया आर्टरीज। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज जो है ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है? और वेन्स जो है वो कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कल मैंने आपको क्लास में एक चीज नहीं बताया था, ये याद रख लो, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक आर्टरी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करता है, सिर्फ एक है, और सिर्फ एक वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। यू रिमेंबर दिस। इसमें पूछ सकता है कि कितना सारा आर्टरीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करता है, तो एक ही आर्टरी है, ठीक है? एक ही आर्टरी है। जनरली आर्टरी जो होगा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करेगा,
और वेन्स जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। और कैपिलरीज क्या है? कैपिलरी कुछ नहीं है, कैपिलरी वेन और आर्टरी को ज्वाइन करता है, ठीक है। एक आर्टरी को एक वेन से ज्वाइन करना पड़ेगा ना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, देर देर विल बी कंफ्यूजन बट यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। तो क्या क्या हो गया? हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया और कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? वो आर्टरी और वेन को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट, ये हमारा हार्ट है, हमारा चैम्बर्ड हार्ट। फोर्थ, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, हाँ मैं आपको फ्रेश बना के दिखाता हूं। सी, ये देखो, ये है एट्रियम। ऊपर का जो दो चैम्बर होगा उसको हम एट्रियम बोलेंगे, और नीचे का जो दो चैम्बर होगा उसको हम वेंट्रिकल बोलेंगे। आप मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस से बताओ, ये लेफ्ट एट्रियम है कि राइट एट्रियम है? ये अगर हार्ट है, हार्ट का डायग्राम है सपोज, ये लेफ्ट है कि राइट है? बोलो। लेफ्ट, वेरी गुड। ये लेफ्ट है, ये राइट नहीं है, ठीक है। राइट मत सोचना, हमारा राइट में है तो राइट नहीं है, इंसान के हिसाब से सोचो, डायग्राम जैसा है उस हिसाब से सोचो, ठीक है। तो ये लेफ्ट एट्रियम है, बेकार क्वेश्चन था फिर भी। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेपरेशन होता है ना, इसको हम बोलते हैं सेप्टम, सेप्टम। और जो हार्ट जो होता है वो एक वॉल से कवर्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। सी, स्पेलिंग अभी लिख लो, यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब हो रहा है। PERICARD, ये वाला स्पेलिंग है, PERICARDIUM, ठीक है। तो ये हो गया पेरिकार्डियम। उसके बाद देखो यहाँ पे आप हार्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं वेरी इजीली। ये सब डायग्राम याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सी, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूं। दिस इज द राइट वेंट्रिकल, ये वाला सर्कल। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ठीक है। तो यहां से जो होता है ब्लड यहां से आके, अरे यार शिट, ये देखो, ब्लड जो होता है एट्रियम से आता है और वेंट्रिकल से निकल जाता है, ठीक है। ओके, अभी देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा आ सकता है बट आई विल ट्राई कि नहीं आए। देखो, जब हमने सांस लिया था, अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, जब हमने ऑक्सीजन लिया था, वो ऑक्सीजन लंग्स से जाके यहाँ पे एल्वियोली था छोटा छोटा, एल्वियोली था छोटा छोटा, ये एल्वियोली से ऑक्सीजन निकला था, याद है ना आपको? एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड में गया था, डू यू रिमेम्बर दिस? ये याद है ना आपको? एल्वियोली से ऑक्सीजन जो होगा वो ब्लड में जा रहा है, ये ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। तो ये यहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो वो कहां पे गया? हार्ट में गया, हार्ट में, हार्ट के अंदर से गया, फिर हार्ट से बाहर निकला, बाहर से निकला, फिर ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। हार्ट तो बस ब्लड को पंप कर देता है। आप मुझे अपने अंदाजे से बताओ, ये आर्टिकल है कि वेन है? बताओ, ये जो है ये आर्टरी है कि वेन है? आर्टरी है। ये आर्टरी है, ठीक है, वेरी गुड, ये आर्टरी होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड ले रहा है ना,
जो ऑक्सीजन रिच ब्लड देगा वो तो आर्टरी इनिशियली डिस्कस किया था। तो ये जो ब्लड है वो हार्ट से कहां पे जाएगा, बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाएगा मतलब बॉडी मतलब बाकी ऑर्गेन्स में। तो यहां से जो ऑर्गेन्स है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन और जो खाना वाना होगा, आप न्यूट्रिशन भी ले रहे हो ना, तो वो क्या करेगा, खाना और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके क्या छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में छोड़ देगा। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये ब्लड चला जाएगा हार्ट के अंदर, फिर हार्ट इसको पंप करेगा, फिर ये ब्लड यहां से निकल के फिर चला जाएगा लंग्स के अंदर, फिर सिमिलर प्रोसेस से वो निकल के हमारे नाक से बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने इनहेल किया था ऑक्सीजन, पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। ऑक्सीजन लंग्स से लेके निकल के जाएगा, लंग्स से लेके निकल के हार्ट में जाएगा, हार्ट पंप करेगा, फिर वो जाएगा बॉडी में। बॉडी में ऑक्सीजन और जो हमारा न्यूट्रिशन है उसका रिएक्शन होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हार्ट में जाएगा, मतलब ब्लड के साथ, फिर हार्ट उसको पंप करके फिर लंग्स में भेज देगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। टेल मी, इज इट क्लियर? समझ में आया आप सबको? परिस्मिता, बुलोन, विजय शर्मा, सॉरी विजय शंकर, बुझी पाई सर, रितिका, संदीप, आप लोगों को तो आई थिंक आ गया। Yes, any doubt you can ask me. Repeat করিব লাগে যদি কই দিয়া। See, anyways, repeat once more. देख लो, ये लंग्स से हमारा, यहाँ पे मैंने इनिशियली समझाया था, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, वो अंदर जाएगा, ये एल्वियोली से ऑक्सीजन निकलेगा, ब्लड में जाएगा, वो ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में। ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन आपने इनहेल किया था, हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से ऑक्सीजन, फिर से ब्लड निकलेगा, फिर ये ब्लड हमारा बाकी ऑर्गेन्स में चला जाएगा। ऑर्गेन्स में क्या होगा, न्यूट्रिशन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ब्लड के साथ। वही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट उसको पंप कर देगा, फिर वो लंग्स में भेज देगा, फिर लंग्स से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इस यही प्रोसेस होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड वी एक्सहेल। पेरिकार्डियम क्या है एक बार बता दीजिए। पेरिकार्डियम हमारा हार्ट का कवर है। ये जो हार्ट है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट, उसका एक कवर होता है वॉल टाइप का, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, और सेप्टम अलग है। सेप्टम एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाला है, जो उनके बीच में जो पार्टीशियन है, दैट इज द सेप्टम। हुआ, क्लियर हो गया ना? ओके, नेक्स्ट सिस्टम हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा बिकॉज ये सब एकदम इजी चीज है, जस्ट एक बार आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों चाहिए? क्योंकि आप जो खाना खाओगे उसमें वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना पड़ेगा ना। आप जो खाना खाओगे उसमें, जैसे आपने चिकन खाया, चिकन में ऐसा बहुत सारा फैट्स होता है जो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उन सब चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा, जो हमारा वेस्ट है। तो वो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, एमोनिया एटसेट्रा फॉर्म्ड इन द बॉडी। आपको पता है, हम जो हमारा यूरिन होता है उसमें जो स्मेल होता है ना, वो स्मेल इतना खराब क्यों है? वो सिर्फ एमोनिया का स्मेल है, इसीलिए वो बहुत खराब है। मतलब यूरिन खराब नहीं है, उसका स्मेल खराब है वो। ठीक है, सो यही रीजन है, उसमें एमोनिया रिच होता है वो। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में शायद एक रिएक्शन भी हमने पढ़ा था कि एमोनिया कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, वो सब छोड़ो, बेकार अभी याद करके फायदा नहीं है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का बाहर निकालना। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, एमोनिया एटसेट्रा फॉर्म्ड इन द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? किडनी होता है हमारा, स्किन होता है, लीवर होता है और लंग्स होता है। लीवर और लंग्स कैसे होता है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, वी डोंट नीड टू फोकस। किडनी कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। स्किन से कैसे एक्सक्रीशन होता है, स्वेट, जो पसीना आता है ना, वो भी एक्सक्रीशन ही है। ठीक है, सो ये है किडनी का डायग्राम। ये जो रीनल टर्म है ना, इट इज रिलेटेड टू किडनी। रीनल मतलब किडनी होता है। ठीक है, रीनल टर्म जो होता है वो होता है किडनी के लिए। रीनल मतलब ही किडनी होता है। ठीक है, ओके, सेम चीज। ये रीनल आर्टरी जो है, ये जो ब्लड कैरी करेगा, इट विल बी रिच इन ऑक्सीजन
और यहाँ पे किडनी में क्या होगा, किडनी में फिल्टर होगा, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल से सब फिल्टर होगा। सपोज आपका जो भी पानी वानी आप पीते हो सब कुछ यहाँ पे फिल्टर होगा, फिर वो नीचे से आएगा यहाँ पे। इस चीज को, इस ट्यूब को यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर। यहां से आके फिर वो चीज जो वेस्ट मटेरियल से आपका ब्लैडर में जमा हो जाएगा। फिर जैसे ही ब्लैडर में प्रेशर ज्यादा आता है, देन आपको टॉयलेट फील होता है, देन आपको टॉयलेट हो जाता है, देन यू रिलीज द वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कि किडनी में जो चीज, किडनी जितना हो सकता है फिल्टर करेगा, जो चीज फिल्टर नहीं होगा वो बाहर होके, सॉरी, जो चीज फिल्टर नहीं होगा वो तो छोड़ो, एक्चुअली किडनी हर एक चीज ही फिल्टर कर देता है, बट जो जो फिल्टर करके जो वेस्ट मटेरियल से उसको बाहर निकाल के ये ब्लैडर में भर देता है। फिर वो ब्लैडर जब फुल होता है, देन आप उसको यूरिन या स्टूल के फॉर्म में यू टेक इट आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि किडनी किस चीज से बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन। ये न्यूरॉन से अलग है, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम में होता है और नेफ्रॉन किडनी का होता है। ठीक है, किडनी जिस चीज से बनता है वो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है ना, टेल मी, यहां तक क्लियर है ना आप लोगों को? इज इट क्लियर? लिटिल पार्ट इज लेफ्ट आउट, हम लोग उसको अभी खत्म कर देंगे। क्लियर है ना? ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब, नर्वस सिस्टम क्या है? हमारा ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आपको गुस्सा आता है, आप किसी कोई चीज सोच सकते हो, आपका ब्रेन काम करता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। इनफैक्ट एवरीथिंग इज रिलेटेड, आपका मूवमेंट से लेके हर एक चीज नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो नर्वस सिस्टम में तीन टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम मतलब तीन चीजों से बनता है। एक होता है सीएनएस, जो जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है पीएनएस, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक होता है एएनएस, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या रहता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपका पीछे, इफ यू टच योर नेक फ्रॉम द बैक साइड, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक हड्डी रहता है, जस्ट ब्रेन के जस्ट नीचे देखना, जहां पे आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, पीछे जो नेक साइड, नेक का जो पीछे वाला साइड है, वहां पे आपका एक हड्डी होता है। ठीक है, मतलब वो एक जो बैकबोन है वो नहीं, बैकबोन के ऊपर एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उस इस चीज को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड भी रेस्पॉन्सिबल है आपका नर्वस सिस्टम में, नॉट ओनली योर ब्रेन। आपका जो ब्रेन जो सिग्नल देता है ना, सपोज आपको आज अभी चोट लगा, तो आपको जो ब्रेन को सिग्नल देना पड़ेगा ना ये हाथ में कि यहाँ पे चोट लगा है, तभी आपको पेन फील होता है। तो वो सिग्नल कैसे जाता है? वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अलग अलग नर्व से वो आपके ऑर्गन्स तक जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी जो जो नर्व्स है, जो भी आपका कनेक्शंस है ब्रेन का बाकी ऑर्गन्स के साथ, वो कनेक्शंस को कंबाइन करके वी टेल कंबाइन देम इन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये केस है कि जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो मैसेज आपके बॉडी ऑर्गन्स तक जो जाएगा, उसका काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन तो मेन चीज है नर्वस सिस्टम का, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मेन चीज है, इससे ही नर्वस सिस्टम बनता है, न्यूरॉन से ही नर्वस सिस्टम बनता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन होता है, एंड न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, कल मैंने क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको, बिकॉज आज थोड़े लोग नए हैं, मैं आपको फिर से वो सेम क्वेश्चंस पूछता हूँ, थोड़ा सा अलग पूछता हूँ। सबसे बड़ा सेल कौन सा है बोलो, विच इज द लार्जेस्ट सेल, टेल मी। बेस्ड ऑन द क्लासेस, आज भी थर्ड क्लास हो गया ना, टेल मी व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल।
न्यूरॉन नो, न्यूरॉन इज नॉट द लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ट्राई करो। नेफ्रॉन नहीं है यार, गैस मत करो, सोचो सोचो, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है ऑलरेडी। ऑस्ट्रिच एग, वेरी गुड। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग। कुछ कुछ चीज नया नया है, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, कोई बोल सकता है क्या? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल? ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। स्मॉलेस्ट सेल का नाम होता है माइकोप्लाज्मा। ये मैंने आपको पढ़ाया क्या? क्लास में हुआ ये चीज? संदीप माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल थोड़ी है। कुछ भी मतलब, पढ़ तो लो यार, पढ़ के तो बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया तो न्यू सेल के अंदर का एक चीज ही है, वो तो उसमें ही रहता है। सेल के अंदर का चीज है, वो कहाँ सेल है? स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा पढ़ा है ना मैंने आपको, ठीक है। अभी ये बताओ, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ये क्या है? व्हाट इज लार्जेस्ट ह्यूमन सेल? ये तो सकोगे आप लोग। न्यूरॉन, वेरी गुड। लार्जेस्ट ह्यूमन में सेल होता है न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, कैन यू टेल? स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल होता है स्पर्म सेल, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है? और ये देख लेना आप लोग, स्ट्रक्चरल, ये मैंने कल बोल दिया था, फिर भी अभी लिख लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, अगर आपको किडनी का पूछता है तो किडनी का नेफ्रॉन होगा। अगर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूछता है तो वो न्यूरॉन होगा। और अगर आपको एज ए होल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पूछता है या फिर लाइफ पूछता है, योर आंसर विल बी सेल, ठीक है। रिमेंबर दिस, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने कल डिस्कस किया था बट रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, तो इसको और एक बार देख लेंगे। देखिए, ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स में क्या क्या ग्लैंड से, देखो फर्स्ट ग्लैंड हो गया हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, कहां पे होता है? लोकेशन ब्रेन में। फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। देखना आपका सपोज कभी आपका दिमाग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो आपका ब्रेन का टेम्परेचर भी राइज होने लगता है। रादर बॉडी का टेम्परेचर बाद में होता है, इनिशियली फर्स्ट टेम्परेचर हमेशा आपका ब्रेन का राइज होगा व्हेन एवर यू आर एंग्री। वो इसीलिए होता है क्योंकि ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड रहता है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करता है। उसके वजह से आपका मतलब वो जो हार्मोन है वो रेगुलेट करता है बॉडी का टेम्परेचर को, तो इसीलिए आपका ऐसा रिएक्शन होता है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड ग्लैंड कहां पे होता है? एकदम ब्रेन में होता है। फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। और इट इज ऑल्सो नोन एज, ए का फुल फॉर्म है ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड के ऊपर रहता है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड के ऊपर रहता है। अभी मास्टर ग्लैंड हम लोग देखेंगे क्या है, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो मास्टर ग्लैंड के ऊपर रहता है सुपर मास्टर ग्लैंड, मतलब हाइपोथैलेमस ग्लैंड। फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो जस्ट बिलो द ब्रेन रहता है, मतलब ब्रेन के जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है, ब्रेन के जस्ट नीचे, जस्ट। तो उसका फंक्शन क्या होता है, इट सीक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन आपका ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ये इसलिए इसको तो स्किप, आपको एक भी ग्लैंड स्किप नहीं करना है, ग्लैंड से क्वेश्चन हमेशा आता है। देखना, आप देखना कोई भी पेपर उठा के देख लो, एडीआरई तक में आ सकता है ग्लैंड से क्वेश्चन, ठीक है। इफ नॉट बायोलॉजी से अगर नहीं आता है, बट ये सब तो आएगा ही डेफिनेटली, 100% ग्लैंड से आता ही है, हमेशा आता है, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन, और उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी जितना भी ग्लैंड्स होता है बॉडी में, सबसे ऊपर रहता है हाइपोथैलेमस, बट हाइपोथैलेमस का उतना ज्यादा काम नहीं है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का मास्टर होता है, मेन मास्टर होता है पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वो विंड पाइप में होता है, विंड पाइप में, ठीक है। तो और फंक्शन क्या है, फंक्शन है उसका थाइमस हार्मोन रिलीज करता है। ऑब्वियसली जो नाम होगा ग्लैंड का वही हार्मोन रिलीज करेगा, जनरली, मतलब हमेशा नहीं। तो फंक्शन जो होगा वो थाइमस हार्मोन रिलीज करेगा। थाइमस हार्मोन का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू डेवलप इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। याद रखना ये चीज, छोटा छोटा चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम पेनक्रियस में। पेनक्रियस भी एक ग्लैंड होता है, उसका लोकेशन मैंने नहीं लिखा बिकॉज आपको पता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में दिखाया था। पेनक्रियस का फंक्शन क्या है, वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन रिलीज करता है। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन ये दो इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल योर शुगर लेवल। बॉडी में जो शुगर का लेवल होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों जरूरी है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, और ग्लूकेगॉन क्या करता है, शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। इसीलिए जिन लोगों का शुगर, डायबिटीज का बीमारी होता है, वो लोग बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि उनका पेनक्रियस कैपेबल नहीं होता है इंसुलिन और प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ऐसे तो इंसुलिन पेनक्रियस प्रोड्यूस करता है ना, बट इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए जब पेनक्रियस कैपेबल नहीं होता है तो लोगों को डायबिटीज होता है, बिकॉज इंसुलिन नहीं रहेगा तो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। देन पीपल व्हाट दे डू, दे विल टेक इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड एजेंट्स, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह से लेंगे। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, सिंपल, थायराइड ग्लैंड तो थायराइड हार्मोन सीक्रेट्स थायराइड हार्मोन विच कंटेन्स आयोडीन। थायराइड हार्मोन में आयोडीन, आयोडीन के डेफिशिएंसी से एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोइटर। ये एक डिजीज है, एक बीमारी है, ठीक है। सो अगर आपका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, अगर आपका थायराइड ग्लैंड खराब हो जाता है, उससे क्या होता है, आपके बॉडी थायराइड हार्मोन कम रिलीज होगा। थायराइड हार्मोन कम रिलीज होने से आयोडीन कम होगा बॉडी में। आयोडीन कम होने से उसका डेफिशिएंसी से आपको बीमारी हो सकता है गोइटर। जनरली हम बोलते हैं कि उसको थायराइड का बीमारी है, थायराइड का बीमारी है, ऐसा नहीं होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायराइड हार्मोन सीक्रेट कम करता है, सो उससे आयोडीन कम होता है बॉडी में, जिससे गोइटर तो एक बीमारी है बट थायराइड एक बीमारी नहीं है, ठीक है। थायराइड किसी को भी हो सकता है, हम दवाई लेके भी उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप आयोडीन का डेफिशिएंसी हो जाता है बॉडी में तो उसको हम गोइटर बोलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड होता है आपका एड्रिनलिन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, इट इज लोकेटेड राइट अबव द किडनी। एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। एड्रेनलिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको कभी भी ज्यादा जोश आता है, आप ज्यादा नर्वस होते हो या फिर आप डर जाते हो, उस टाइम पे एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। व्हेनेवर आप लाइफ में जब आगे जाके आप कोई चीज आपके लाइफ में जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, नॉट ओनली एडुकेशन, एडुकेशन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होते हैं लाइफ में, एडुकेशन इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और भी अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। सो वो सब जब होगा, जब आप फैमिली वगैरह होगा, ये सब बहुत अभी हमने देखा ही नहीं है, तो बहुत कुछ है। तो उन सब में आपको जब एक्साइटमेंट ज्यादा होगा या फिर कोई चीज के वजह से दैट इज वेरी बिग, वेरी दैट मैटर्स टू यू वेरी मच, उसके वजह से आपको जब दुख होगा, तो उस टाइम पे एड्रेनलिन रश देखना सबसे ज्यादा होगा, आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा। आपको जिस चीज में एड्रेनलिन रश सबसे ज्यादा होता है ना,
वो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है लाइफ में। ठीक है, वो किसी के लिए एडुकेशन भी हो सकता है, किसी के लिए अलग चीज भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो आपका जो चीज में हाईएस्ट एड्रेनलिन रश होगा, उसी चीज में आपका सबसे ज्यादा मन होगा जिंदगी में। ठीक है, तो एड्रेनलिन वो आपका कंट्रोल करता है कौन? एड्रेनलिन ग्लैंड, और जो हार्मोन है वो एड्रेनलिन हार्मोन है। इस हार्मोन को हम फाइट फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कभी फाइट फ्लाइट ये नाम कहां से आया? क्योंकि सपोज कभी झगड़ा होता है, उस टाइम पे भी आपका एड्रेनलिन रश बहुत ज्यादा होता है। फ्लाइट मतलब उड़ने को बोलते हैं, सपोज आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस टाइम पे भी होता है। और इसको फ्राइट फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। फ्राइट फाइट, फ्राइट का मतलब डर जाना होता है। जब आप बहुत ज्यादा डर जाओगे, तभी भी आपका एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका टेस्टिस। टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन है, ये सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। टेस्टिस जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। यहाँ पे एक टी मिसिंग था, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये मेल सेक्स हार्मोन है। मेल सेक्स हार्मोन क्या काम करता है? जैसे ही एक मेल प्यूबर्टी अटेन करता है, जैसे कि एक मेल इंसान जब मैच्योर होता है, तो उसका चेस्ट वगैरह ब्रोडन होता है, शोल्डर्स ब्रोडन होना एक बहुत प्रोमिनेंट साइन है मैच्योरिटी का मेन के लिए। बियर्ड होगा, माउस्टेच होगा, आपका जो वॉइस होगा वो और हैवी हो जाएगा, ये सब चीज होता है। तो ये सब चीज जो होता है उसके लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। मेल में एक ही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है सब चीज के लिए, जो मैच्योरिटी में होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में सेक्स हॉर्मोन्स तीन होता है। एक को बोलते हैं ऑएस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, एक होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आप फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए। ऑएस्ट्रोजन क्या होता है? जब एक फीमेल मैच्योर होती है तो फीमेल में मैच्योरिटी या फिर प्यूबर्टी अलग तरीके से दिखता है। ठीक है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स का वो होना होगा, वो मैच्योर होंगे तो उनका हाइट वगैरह इंक्रीज होगा। फीमेल में बॉडी हेयर्स होता है, फिर और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, जैसे कि हाइट हाइट इंक्रीज होता है, स्किन स्किन वगैरह चेंज होता है। ठीक है, ये सब चीजों में क्या होता है? ऑएस्ट्रोजन जो होता है ये इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब एक फीमेल जब मैच्योरिटी अटेन कर लेती है तो उसमें ये सब चीज जो होता है बॉडी चेंजेस, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ऑएस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का काम अलग है। प्रोजेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी के टाइम पे काम आता है। जब एक वीमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में अलग अलग चेंजेस होता है। ठीक है, आपको पता होगा, यू माइट नो कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम में क्या चेंजेस होता है। ठीक है, सो भूख ज्यादा लगना, कॉमन चेंजेस जितना मुझे पता है, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। कॉमन चेंजेस ये सब है, भूख ज्यादा लगना, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होना। ठीक है, ये सब चीज प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। प्रेगनेंसी के टाइम में जो जो चेंजेस होता है दैट इज ऑल ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। और एक हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का काम क्या है? रिलैक्सिन एक अलग टाइप का हार्मोन है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज में काम करता है। जब वीमेन का जो यूटेरस होता है, वहां पे जब बेबी का जो डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी के टाइम में यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होना बहुत जरूरी है। बेबी का हेल्दी डिलीवरी के लिए यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होने का बहुत जरूरी है। उस चीज में ये हार्मोन हेल्प करता है। तो रिलैक्सिन का सिर्फ इतना ही काम है, इसीलिए ये हार्मोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन सी, अगर आप नाम दिया हुआ है तो यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज क्लास इज ओवर फॉर द डे। थैंक्स यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, बाय बाय। কিবা সুধিব আছিল নেকি?